सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद हम उसे उतनी गहराई से नहीं समझते। विटामिन B12 की कमी। नमस्कार। हम जानेंगे कि भाई ये है क्या, क्यों होती है कमी, शरीर पर क्या असर पड़ता है और हाँ, इसका इलाज क्या है। बिल्कुल। आज की हमारी जो बातचीत है वो एक दस्तावेज विटामिन B12 की कमी और उपचार उस पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो जानकारी है उसे आसान भाषा में समझें। हाँ, मकसद यही है कि सब लोग इस जरूरी विटामिन की कमी के बारे में साफ साफ जान सकें। इसके क्या खतरे हो सकते हैं ये समझना जरूरी है। तो शुरू करें। जी, विटामिन B12, इसे कोबालामीन भी कहते हैं शायद। ये है क्या चीज असल में? हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है? हाँ, कोबालामिन। देखिए, ये एक पानी में घुलने वाला विटामिन है और ये एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब शरीर खुद नहीं बनाता, इसे बाहर से लेना पड़ता है। बिल्कुल सही, हमें खाने से ही मिलता है और ये शरीर के कई ज़रूरी कामों के लिए चाहिए, जैसे खून के जो रेड सेल्स होते हैं वो बनाने के लिए, DNA बनाने के लिए, और सबसे ज़रूरी हमारा नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, उसके ठीक से काम करने के लिए। आपने नर्वस सिस्टम कहा। जी अक्सर लोग सोचते हैं B12 मतलब बस खून या एनर्जी लेवल। हाँ, और यहीं पर लोग अक्सर चूक जाते हैं। देखिए, खून के लिए तो ये ज़रूरी है ही, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए इसकी भूमिका शायद उससे भी कई ज़्यादा क्रिटिकल है। अच्छा। जी, इसकी कमी से सिर्फ थकान या एनीमिया नहीं होता, बल्कि नसों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। कुछ मामलों में तो ऐसा नुकसान जो ठीक भी ना हो पाए। पर उस पर हम आगे आएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि शरीर इसे लेता कैसे है। मतलब खा तो लिया, फिर होता क्या है? हाँ, ये प्रोसेस कैसे काम करता है? ये बड़ा दिलचस्प है। जो B12 खाने में होता है ना, वो पहले पेट में जाकर खाने के प्रोटीन से अलग होता है। फिर पेट की दीवार में ना कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती हैं, पेराइटल कोशिकाएं। पैराइटल कोशिकाएं, ओके। हाँ, वो एक खास प्रोटीन बनाती हैं जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, IF कहते हैं शॉर्ट में। इंट्रिंसिक फैक्टर IF, ठीक है। अब ये जो विटामिन B12 है, ये उस IF से जुड़ जाता है। ये जुड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब ये जुड़ने से क्या होता है? देखिए, ये IF जो है वो B12 को पेट के एसिड और एंजाइम से बचाता है। उसे पकड़कर सुरक्षित तरीके से छोटी आंत के बिल्कुल आखिर वाले हिस्से तक ले जाता है। छोटी आंत का आखिरी हिस्सा। हाँ, जिसे टर्मिनल इलियम कहते हैं। वहां पर खास रिसेप्टर होते हैं जो इस IF B12 के जोड़े को पहचानते हैं और उसे खून में सोख लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर ये IF ना हो या कम हो तो B12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, चाहे आप कितना भी B12 खा लें। इसीलिए ये IF इतना महत्वपूर्ण है। समझ गया। तो मतलब सिर्फ खाना काफी नहीं है, पेट और आंतों का सही काम करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, एक और बात थी उसमें। हाँ, कि शरीर इसे स्टोर भी कर सकता है, ये कैसे? हाँ, ये B12 की खास बात है। हमारा लिवर इसे स्टोर कर सकता है और आमतौर पर शरीर में इतना स्टॉक जमा हो जाता है कि वो 3 से 4 साल तक चल सकता है। 3-4 साल काफी लंबा समय है। जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज किसी के खाने में B12 कम हुआ है, तो जरूरी नहीं कि लक्षण तुरंत दिख जाएं। सालों लग सकते हैं जब तक वो जमा स्टॉक खत्म न हो जाए। हाँ, लेकिन अगर किसी को एब्जॉर्प्शन की ही दिक्कत है, मतलब शरीर सोख ही नहीं पा रहा, तो उनमें कमी जल्दी दिख सकती है। ये जानना जरूरी था। कई बार लोग सोचते हैं कुछ दिन नहीं खाया तो कमी हो गई होगी। तो फिर ये कमी होती क्यों है? मुख्य कारण क्या खान पान ही है? खान पान एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर वो लोग जो पूरी तरह शाकाहारी हैं, मतलब वीगन। वीगन यानी जो दूध, दही, अंडे वगैरह कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि B12 मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है। मीट, मछली, अंडे, दूध। तो वीगन डाइट में ये नेचुरली नहीं होता। और जो वेजिटेरियंस हैं, मतलब दूध दही लेते हैं, उनमें भी रिस्क हो सकता है अगर वो पर्याप्त मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर फोर्टिफाइड फूड्स नहीं ले रहे। आजकल कुछ फूड्स में B12 अलग से डाला जाता है, जैसे कुछ सीरियल्स या प्लांट बेस्ड मिल्क। हाँ, फोर्टिफाइड फूड्स। जी, और प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर वो वेजिटेरियन है तो उनमें कभी का खतरा बढ़ जाता है और इसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। बच्चों पर भी? हाँ, और कुपोषण भी एक बड़ा कारण है। बच्चों में वैसे भी B12 का स्टोर कम होता है बड़ों के मुकाबले, तो उनमें लक्षण जल्दी दिख सकते हैं। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है। स्रोत में और भी कई कारण बताए गए हैं। बिल्कुल सही कहा। कई बार होता है कि इंसान खा तो ठीक रहा है, पर शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा।
इसकी कई वजह हो सकती है। हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। बताइए। पहला तो है पेट से जुड़ी समस्याएं, जैसे पेट के अंदर की परत का पतला हो जाना, जिसे म्यूकोसल एट्रोफी कहते हैं, या पेट में लंबे समय से सूजन रहना, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। खासकर एक होती है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ऑटो इम्यून मतलब शरीर खुद ही? हाँ, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पेट की अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। और इसी से जुड़ी एक खास कंडीशन है पर्नीशियस एनीमिया। इस पर हम थोड़ी और बात करेंगे। पर्नीशियस एनीमिया, सुना है इसके बारे में। जी, और अगर पेट की कोई सर्जरी हुई हो, जैसे पेट का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया हो, गैस्ट्रेक्टमी, तो उससे भी आईएफ बनाने वाली कोशिकाएं कम हो सकती हैं। समझ गया। तो पेट एक बड़ा फैक्टर है और पेट के आगे आंतों में भी दिक्कत हो सकती है। हाँ बिल्कुल, वो दूसरी कैटेगरी है, आंतों में एब्जॉर्प्शन की समस्या। याद है हमने टर्मिनल इलियम की बात की थी? हाँ, जहां B12 अब्जॉर्ब होता है। अगर उस हिस्से में कोई बीमारी हो, जैसे क्रोन्स डिजीज या सीलिएक डिजीज जिसमें गेहूं से एलर्जी होती है, या ट्रॉपिकल स्प्रू, तो B12 ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्रॉन्स, सीलिएक, ये तो गंभीर बीमारियां हैं। जी, इसके अलावा अगर पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा, एंजाइम नहीं बना रहा, तो भी पाचन और एब्जॉर्प्शन पर असर पड़ता है। पेट या आंतों में एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसका इन्फेक्शन भी रोल प्ले कर सकता है। H पाइलोरी, वो तो अल्सर करता है, सुना था। हाँ, वो भी करता है, और B12 एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत कर सकता है। कभी-कभी आंतों में खाना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जिसे स्टेग्नेंट बाउल सिंड्रोम कहते हैं, या फिर बैक्टीरिया की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, तो वो बैक्टीरिया ही B12 इस्तेमाल कर लेते हैं, शरीर को नहीं मिल पाता। अरे, और एक दुर्लभ कारण है फिश टेपवर्म इन्फेक्शन। और हाँ, अगर किसी सर्जरी में इलियम का वो हिस्सा निकालना पड़ जाए, तो एब्जॉर्प्शन की जगह ही कम हो जाती है। बाप रे। मतलब पाचन तंत्र में कहीं भी गड़बड़ी हो तो B12 पर असर आ सकता है। हाँ, अच्छा, दवाओं का भी जिक्र था शायद। हाँ, वो तीसरी कैटेगरी है। कुछ दवाएं हैं जो अगर लंबे समय तक ली जाएं तो B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं। कौन सी दवाएं? इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे नियोमाइसिन। डायबिटीज की एक बहुत कॉमन दवा है मिटफॉर्मिन। मिटफॉर्मिन, ये तो बहुत लोग लेते हैं। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है जो लोग लंबे समय से ले रहे हैं। और पेट में एसिड कम करने वाली दवाएं, जिन्हें PPIs कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे ओमेप्रोजोल, पेंटोप्राजोल। एसिडिटी की दवाएं। जी, लंबे समय तक लेने पर ये भी B12 एब्जॉर्प्शन घटा सकती हैं। और एक और चीज, नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया, जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है, अगर बार बार या लंबे समय तक इस्तेमाल हो तो वो B12 को निष्क्रिय कर सकता है। अच्छा, और कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, मतलब पैदाइशी। जी हाँ, वो चौथी कैटेगरी है। ये काफी दुर्लभ है, पर हो सकते हैं। जैसे एक प्रोटीन होता है ट्रांसकोबालामिन 2, जो खून में B12 को लेकर जाता है कोशिकाओं तक, उसकी पैदाइशी कमी हो सकती है। या फिर वो जो आंतों में IF को पहचानने वाले रिसेप्टर थे ना, हाँ, उनमें ही कोई पैदाइशी डिफेक्ट हो सकता है। तो आप देखिए कितनी अलग-अलग वजहें हो सकती हैं इस कमी के पीछे, सिर्फ डाइट नहीं। ये तो वाकई बहुत सारी वजह हैं। आपने पर्नीशियस अनीमिया का जिक्र किया था, कहा था इस पर अलग से बात करेंगे। ये इतना खास क्यों है? पर्नीशियस एनीमिया, PA, एक तरह से क्लासिक उदाहरण है ऑटो इम्यून बीमारी का, जो B12 की कमी कराती है। ऑटो इम्यून मतलब शरीर का अपना इम्यून सिस्टम, जो हमें बाहर के कीटाणुओं से बचाता है, वो गलती से शरीर के ही किसी हिस्से पर हमला करने लगता है। तो PA में इम्यून सिस्टम किस पर हमला करता है? ओह, जो IF जरूरी है B12 अब्सॉर्ब करने के लिए। बिल्कुल, या फिर इम्यून सिस्टम सीधे उस IF प्रोटीन पर ही हमला कर देता है। अब नतीजा दोनों में एक ही है, या तो IF बनेगा ही नहीं, या बनकर भी वो B12 से जुड़ नहीं पाएगा या ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को पर्नीशियस एनीमिया है तो वो चाहे कितना भी B12 खाए, शरीर उसे सोख ही नहीं पाएगा। ये तो बड़ा अजीब बात है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खाना भरपूर है, पर शरीर ले नहीं पा रहा, क्योंकि रास्ता ही बंद है। इसीलिए पहले इसे पर्निशियस यानी घातक एनीमिया कहते थे, क्योंकि जब तक इंजेक्शन से B12 देने का तरीका नहीं पता था, इसका इलाज नहीं था। ये किन लोगों में ज्यादा होता है? ये अक्सर 30 साल की उम्र के बाद दिखता है और 60 साल के आसपास सबसे कॉमनली डायग्नोज होता है। उत्तरी यूरोपियन मूल के लोगों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, और ये अक्सर दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियों के साथ भी जुड़ा हो सकता है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम या टाइप 1 डायबिटीज। कारण तो काफी डिटेल में समझ आ गए।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सुनने वालों के लिए सबसे काम का है, लक्षण। आपने शुरू में कहा था कि ये सिर्फ थकान तक ही सीमित नहीं है, तो क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? लक्षण बहुत अलग-अलग हो सकते हैं और अक्सर धीरे-धीरे बढ़ते हैं, इसलिए शुरू में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि कमी कितनी ज्यादा है और कितने समय से है। हम लक्षणों को 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एक खून से जुड़े हुए हेमेटोलॉजिकल और दूसरे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए न्यूरोलॉजिकल। पहले खून वाले लक्षणों की बात करते हैं। इसमें सबसे कॉमन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक। हाँ, मेगालोब्लास्टिक मतलब बोन मैरो में जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते और नॉर्मल से बड़े हो जाते हैं, मैक्रोसाइटिक। बड़े हो जाते हैं। जी, और ठीक से काम नहीं करते तो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। इससे फिर थकान, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, त्वचा का रंग पीला पड़ना, जॉन्डिस जैसा ये सब लक्षण दिख सकते हैं। अच्छा। और सिर्फ रेड सेल्स ही नहीं, व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल और प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं। इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है या चोट लगने पर खून आसानी से बह सकता है। ओह, ये तो एनीमिया के लक्षण हुए। और नर्वस सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? आपने कहा था वो गंभीर हो सकता है। हाँ, और यही B12 की कमी का सबसे चिंताजनक पहलू है। नर्वस सिस्टम पर असर कई तरह का हो सकता है। जैसे? सबसे कॉमन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब हाथ पैरों की जो नसें हैं ना, पेरिफेरल नर्व्स, उनको नुकसान पहुंचता है। कैसे पता चलता है? आमतौर पर शुरुआत पैरों से होती है। सुनपन महसूस होना, झुनझुनी होना, जैसे चींटियां चल रही हों, पिन्स एंड नीडल्स, जलन होना या बैलेंस बनाने में दिक्कत आना। ये ठीक हो सकता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर जल्दी पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में काफी सुधार हो सकता है। हाँ, चलो ये तो ठीक है। और दूसरा है सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन, SACD कहते हैं इसे। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन, ये क्या है? ये रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है। ये काफी गंभीर है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड के कुछ हिस्सों में जो नसों के ऊपर की कवरिंग होती है ना, माइलिन शीथ, वो डैमेज हो जाती है। उससे क्या होता है? उससे कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे वाइब्रेशन महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है, प्रोप्रियोसेप्शन खराब हो जाता है। प्रोप्रियोसेप्शन मतलब आंखें बंद करके भी हमें पता होता है ना कि हमारा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, वो सेंस कमजोर हो जाता है। 2 अलग-अलग चीजों को छूने पर उन्हें अलग महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। मांसपेशियों में अकड़न, स्पास्टिसिटी आ सकती है और चलने में बहुत ज्यादा लड़खड़ाहट, अटैक्सिया हो सकती है। बाप रे, क्या ये ठीक हो सकता है? यही चिंता की बात है। ऐसे ACD से जो नुकसान होता है वो अक्सर इरिवर्सिबल होता है, मतलब स्थायी? मतलब इलाज के बाद भी? इलाज से उसे और बढ़ने से रोका जा सकता है। शायद कुछ सुधार भी हो, लेकिन पूरी तरह ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, खासकर अगर पता लगने में देर हो गई हो। ये तो बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल। और असर दिमाग पर भी पड़ सकता है? दिमाग पर? कैसे? हाँ, ब्रेन फंक्शन पर भी असर आता है। याददाश्त कमजोर होना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना, कंफ्यूजन रहना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, और अगर कमी बहुत ज्यादा हो तो डिमेंशिया जैसे लक्षण या साइकोसिस भी हो सकता है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी? हाँ, उस तरह के लक्षण। लेकिन राहत की बात यह है कि ये जो ब्रेन वाले लक्षण हैं, ये अक्सर B12 थेरेपी से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ये ठीक हो जाते हैं? जी, और बहुत रेयर मामलों में आंखों की नस, ऑप्टिक नर्व को भी नुकसान हो सकता है, जिसे ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। इससे देखने में दिक्कत आ सकती है। ये तो वाकई मतलब चौंकाने वाला है कि एक विटामिन की कमी इतने अलग-अलग और इतने गंभीर, यहाँ तक कि कुछ परमानेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कर सकती है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ खून की जांच या एनीमिया के लक्षणों पर ही ध्यान देना काफी नहीं है। बिल्कुल। न्यूरोलॉजिकल लक्षणों पर ध्यान देना शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि अनीमिया के लक्षण या तो होते ही नहीं या बहुत हल्के होते हैं, पर न्यूरोलॉजिकल लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा न्यूरोलॉजिकल लक्षण जिसका कारण समझ ना आ रहा हो, खासकर हाथ पैर में सुन्नपन, झुनझुनी या चलने में दिक्कत, तो B12 की कमी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी में लक्षण है या शक है तो पता कैसे लगाया जाए? मतलब डायग्नोसिस कैसे होता है? कौन सी जांचें होती हैं? डायग्नोसिस के लिए कई तरह के टेस्ट्स होते हैं। ये सब मिलकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो एक बेसिक ब्लड टेस्ट होता है,
कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी। सीबीसी। हाँ। उसमें अक्सर एनीमिया मिलता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स कम और उनका साइज बढ़ा हुआ मिलता है। एमसीवी ज्यादा होता है, 100 एफएल से ज्यादा, कई बार 110 से भी ज्यादा। और जैसा हमने कहा, व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स भी कम हो सकते हैं। एक और चीज देखते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट। हाँ, ये नई बनने वाली रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनकी संख्या अनीमिया के हिसाब से कम होती है। ये दिखाता है कि बोन मैरो ठीक से रेड सेल्स बना नहीं पा रहा। ओके, ये तो हुआ सीबीसी। इसके बाद अगर सीबीसी में शक लगता है तो फिर खून में सीरम विटामिन B12 का लेवल चेक करते हैं। अगर वो कम आता है तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। या कभी-कभी फोलिएट सप्लीमेंट लेने से B12 लेवल झूठा नॉर्मल आ सकता है। ऐसे में या फिर डायग्नोसिस को और पक्का करने के लिए कुछ और टेस्ट करते हैं। खून या यूरिन में मेटाबोलाइट्स का लेवल चेक करते हैं, मिथाइल मेलोनिक एसिड MMA। और होमोसिस्टीन। ये क्यों बढ़ जाते हैं हम? देखिए, B12 शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी होता है, जिनमें ये MMA और होमोसिस्टीन इस्तेमाल होते हैं। जब B12 कम होता है तो वो रिएक्शंस रुक जाते हैं और ये दोनों चीजें खून में जमा होने लगती हैं, बढ़ जाती हैं। ये टेस्ट B12 लेवल से ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। अच्छा। साथ में RBC फोलेट लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि B12 की कमी फोलेट मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इनसे कमी का पता चल गया, लेकिन कमी क्यों हो रही है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, वो अगला कदम है, कारण जानना। अगर पर्निशियस एनीमिया का शक है तो खून में एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी और एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडी। वो जो IF और पेराइटल सेल्स पर हमला करती हैं। जी, इनमें से एंटी IF एंटीबॉडी ज्यादा स्पेसिफिक है PA के लिए। अगर आंतों की बीमारी का शक है तो फिर उसके लिए टेस्ट होते हैं, जैसे एंडोस्कोपी, बायोप्सी वगैरह। समझ गया। और कोई टेस्ट? कभी-कभी ब्लड स्मीयर बनाकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उसमें वो बड़ी अंडाकार रेड सेल्स, ओवल मैक्रोसाइट्स और खास तरह के व्हाइट सेल्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स दिखते हैं। पहले बोन मैरो की जांच भी काफी होती थी, उसमें खास बदलाव दिखते हैं, पर आजकल MMA और होमोसिस्टीन जैसे टेस्ट्स की वजह से इसकी जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, तो मतलब टेस्ट का एक पूरा सेट है जिससे न सिर्फ कमी का पता चलता है बल्कि उसकी वजह तक भी पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए डायग्नोसिस हो गया, तो इलाज क्या है? निर्भर करता है कि कमी का कारण क्या है। कैसे? सबसे कॉमन और भरोसेमंद तरीका है B12 के इंजेक्शन। आमतौर पर हाइड्रोक्सोकोबैलामिन या साइनोकोबैलामिन के इंजेक्शन लगते हैं। ये सीधे मसल्स में इंट्रामस्कुलर IM दिए जाते हैं। कितनी बार लगते हैं ये इंजेक्शन? डोज और फ्रीक्वेंसी कमी की गंभीरता और कारण पर डिपेंड करती है। अच्छा। जैसे अगर न्यूरोलॉजिकल लक्षण नहीं है तो शुरू में कुछ हफ्तों तक हफ्ते में 2-3 बार इंजेक्शन लगते हैं। इसे लोडिंग डोज कहते हैं। फिर मेंटेनेंस के लिए हर 2-3 महीने में एक इंजेक्शन काफी होता है। और अगर न्यूरोलॉजिकल लक्षण है तो? जैसे वो झुनझुनी या चलने में दिक्कत, हाँ। तो इलाज ज्यादा इंटेंसिव होता है। शुरू में कई हफ्तों तक हर दूसरे दिन इंजेक्शन लग सकते हैं और फिर मेंटेनेंस के लिए हर 2 महीने में इंजेक्शन लगते रहते हैं और ये अक्सर जिंदगी भर लेना पड़ता है। जिंदगी भर? हाँ, खासकर अगर पर्निशियस एनीमिया जैसी कंडीशन है जिसमें अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम परमानेंट है। क्या गोलियां भी काम करती हैं? आपने कहा था PA में तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। हाँ, ये अच्छा सवाल है। पहले यही माना जाता था कि अगर अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंजेक्शन ही काम करेंगे। लेकिन अब रिसर्च ये बताती है कि अगर B12 की बहुत हाई डोज वाली गोलियां रोज ली जाए, जैसे 1000 से 2000 माइक्रोग्राम रोज, तो वो भी असरदार हो सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि बहुत थोड़ी मात्रा में B12 बिना IF के भी पैसिवली अब्जॉर्ब हो सकता है। तो जब आप इतनी हाई डोज लेते हैं तो वो थोड़ी मात्रा भी शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए काफी हो जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका फैसला डॉक्टर ही करते हैं। अक्सर गंभीर कमी में या न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ इंजेक्शन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। इलाज के दौरान कोई खास सावधानी रखनी होती है? हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, जब किसी को बहुत सीवियर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो और उसका B12 से इलाज शुरू करते हैं तो बोन मैरो अचानक से तेजी से नए ब्लड सेल्स बनाना शुरू करता है। अच्छा। इस प्रोसेस में पोटेशियम बहुत इस्तेमाल होता है, तो खून में पोटेशियम का लेवल एकदम से गिर सकता है, ओके। जो खतरनाक हो सकता है।
इसे हाइपोकैलीमिया कहते हैं। ओह, और साथ ही प्लेटलेट्स की संख्या भी एकदम से बढ़ सकती है, रीबाउंड थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसलिए इलाज शुरू करने पर खासकर पहले हफ्ते में पोटेशियम लेवल और ब्लड काउंट पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी होता है। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, टेक अवेज क्या है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली और अहम बात तो ये कि विटामिन B12 सिर्फ खून या एनर्जी के लिए नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसकी कमी सिर्फ डाइट से नहीं होती, बल्कि पेट या आंतों में अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम, जैसे परनीशियस एनीमिया, क्रॉन्स डिजीज या कुछ दवाएं भी बड़ा कारण हो सकती हैं। सही। तीसरी, इसके लक्षण बहुत अलग-अलग हो सकते हैं। थकान, सांस फूलने से लेकर गंभीर और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तक, जैसे सुन्नपन, झुंझुनी, चलने में दिक्कत, याददाश्त में कमी। और कुछ नुकसान परमानेंट भी हो सकता है। जी। चौथी बात, डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट, सीरम B12, MMA, होमोसिस्टीन और कारण जानने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट या दूसरी जांचें जरूरी हैं। और पांचवी, इलाज इंजेक्शन या हाई डोज गोलियों से संभव है, लेकिन जल्दी डायग्नोसिस और इलाज बहुत जरूरी है ताकि न्यूरोलॉजिकल डैमेज को रोका जा सके या कम किया जा सके। स्पष्ट है। आज की इस गहरी चर्चा से ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि विटामिन B12 की कमी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के बहुत से फंक्शन, खासकर नर्वस सिस्टम को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, भाग-दौड़, बदलता खान-पान, तनाव, कहीं हम अपने शरीर के उन छोटे-छोटे सिग्नल्स को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? कैसे सिग्नल? जैसे बेवजह की थकान या हाथ-पैर में कभी-कभी हल्की झुंझुनी या याददाश्त में थोड़ी सी कमी। क्या ये सिर्फ स्ट्रेस है या कहीं ये इस जरूरी विटामिन की कमी का इशारा तो नहीं? अपने शरीर को सुनना कितना जरूरी है ना? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। शायद हमें अपने शरीर की आवाज पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, खासकर जब लक्षण साफ ना हो। अगली बार तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।